नमस्कार, ମୁଁ ସୁପ୍ରିୟା। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସିପିଆଇଏମ୍ର ନେତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ सांसद वृंदा करात रही। स्वागत करुँची आलोचना को। वृंदा जी, उड़िया में बोल रही हूँ पहले। वृंदा जी, उड़ीसा आने का कोई खास मकसद था इस बार? अब तो हिंदी में बोलिए आप। मैं सोची कि आप उड़िया में भी कंफर्टेबल हैं। थोड़ी मैं समझती। आप चाहे तो उड़िया में भी बात कर सकते हैं फिर। मैं पहले तो सुप्रिया आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो बहुत मच। हिम्मत के साथ एक इंडिपेंडेंट वॉइस के रूप में आपने आज के युग में शुरू किया है, जब इंडिपेंडेंट वॉइस मीडिया में उंगलियों पर भी गिनती, इतनी उंगलियां हैं उतनी भी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो मैनी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। खास मकसद है उड़ीसा इस बार आने का? जी, आज मकसद ये था कि उड़ीसा में जैसे देश भर में ये MFI के नाम पर जो लूट हो रहा है, महिलाओं को कर्जा का जाल में फंसाया जा रहा है, तो हम लोगों ने देश भर में एक सर्वे किया है। इसमें उड़ीसा की विशेषासी दलित समुदाय की महिलाएं, SHG की महिलाएं बहुत बुरी तरह प्रभावित है। तो इसलिए हम ये कहते हैं ये माइक्रो फाइनेंस नहीं, ये मैक्रो लूट है। ब्रिटिश के टाइम में महाजन राज था, तो मोदी जी के टाइम में भी एक नया मॉडर्न महाजन राज है। तो इसके लिए आप लोग क्या मूव शुरू कर रहे हैं उसके बारे में? वो तो ऑलरेडी शुरू है। आज था उड़ीसा में हमारे बहनें यहाँ आज RBI के पदाधिकारियों से भी मिले। वो बहुत गंभीरता से मुद्दे को लिए हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने कहा ये दिल्ली का गाइडलाइन है, हेडक्वार्टर्स का गाइडलाइन है। तो हम लोग यहाँ तो हम यहाँ मदद जितना भी हम कर सकते हम करेंगे, लेकिन ये है RBI हेडक्वार्टर्स की गाइडलाइन। और मैं आपको बता रही हूँ, सभी जानते हैं RBI हेडक्वार्टर्स अभी मोदी सरकार के केंद्र में बैठे हैं, इसलिए एक प्रॉब्लम है। अभी जो हुआ है, महात्मा गांधी नरेगा जो एक्ट था उसको चेंज कर दिया गया है, PVG राम जी किया गया है, और उसका जो हम देख रहे हैं खाली महात्मा गांधी का नाम उससे हटाया नहीं गया है, पॉलिसी भी बहुत कुछ चेंज हो गया है, उसमें एक्ट जैसा और कुछ है नहीं। और जो हुआ है उसका अभी जो नया स्वरूप आया है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बिल पेश और पास होना बहुत चुटकी भर में हो जाता है, उसके बारे में बहुत हो गया है ऑलरेडी। तो उस हिसाब से आप इसको कैसे देखते हैं और इसका इम्पैक्ट आप ग्रामीण क्षेत्र में कैसे देखते हैं, महिलाओं के ऊपर कैसे देखते हैं? मनरेगा के फाइनल ड्राफ्ट में लेफ्ट का एक बहुत बड़ा हाथ था। उस समय कैसे राजनीतिक माहौल था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लेफ्ट के ऊपर निर्भर थी। तो जो भी फाइनल ड्राफ्ट बना और जो कानून बना, जितने भी त्रुटियां और कमजोरियां थे उसको हटाने में लेफ्ट का, या कम से कम और बेहतर बनाने में लेफ्ट का एक बहुत बड़ा रोल था। आज पॉलिटिकल सिचुएशन ये बन गई है कि मोदी सरकार की भी बहुमत नहीं है, वो NDA पार्टनर्स TDP और JDU के ऊपर निर्भर है। लेकिन वो लोग बस ढोलक बजाते हैं मोदी जी की तमाम तमाशा के लिए, लेकिन कभी भी कोई इंडिपेंडेंट वॉइस नहीं उठाते हैं। क्या हुआ है मैं आपको बताऊं सुप्रिया जी। पहली बात ये है, राइट टू वर्क हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। तो हम लोगों के संघर्ष से कम उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नज़दीक हम लोग पहुँचे। पूरा राइट टू वर्क तो नहीं है मनरेगा, लेकिन अधूरा सही कुछ हद तक हमें, क्योंकि कोविड के टाइम पे तो एग्रीकल्चर और नरेगा दोनों बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे, बहुत लाइफलाइन के रूप में। अभी उन्होंने मांग आधारित जो उसका चरित्र है उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया और कहा कि मांग आधारित नहीं होगा, 3 महीने तुम्हें तो काम मिल ही नहीं सकता, तुम जाओ जमींदारों के खेतों पर काम करो। खबरदार, कहीं भी सरकारी मनरेगा साइट पे कोई भी सरकार नहीं दे सकती है, बिल्कुल नहीं दे सकती है। ये एग्रीकल्चर सीजन में आपको जाकर वहाँ खेतों में काम करना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हें मिनिमम वेज दे या ना दे, ये तुम देखो। तो बार्गेनिंग कैपेसिटी जो था उसको खत्म कर दिया गया है। 60 दिन तक आप कुछ नहीं बोल 60 हो सकता है, वो बढ़ा भी सकते हैं। हाँ, अभी जो बोल रहे हैं 125, वो तो 100 ही नहीं हो रहा था।
50 50 एवरेज है सुप्रिया जी, एग्जैक्टली 50 एवरेज है। लेकिन उस 50 में भी अब एवरेज निकाल दीजिए, अगर आप सामाजिक बनावट को देखते, कौन जाते मनरेगा साइट में? हर स्टेट की 50% से अधिक महिलाएं हैं, उनको वैकल्पिक काम है नहीं। आप हमारी देश की आबादी में 8.6% आदिवासी है, लेकिन मनरेगा साइट की एवरेज 18% है। दलितों की 16% है, 19% मनरेगा साइट पे। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा इसका। और इस समय जब अग्रेरियन डिस्ट्रेस्ड, हाँ यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की दयनीय जो स्थिति है, हाँ उसको अगर हम देखें और फिर उसमें एक लाइफलाइन के रूप में मनरेगा ने काम किया, लेकिन आज उस लाइफलाइन को ही इन लोगों ने काट दिया। शर्म आना चाहिए सरकार को। अडानी अंबानी को सब देश की साधन उपलब्ध है, लेकिन एक औरत जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को बचाती है, उसका लाइफलाइन इस मोदी सरकार ने काट दिया। SIR के ऊपर आपका रिएक्शन जानना चाहूँगी। बिहार हो गया, बिहार को लेकर बहुत हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस है। अभी बंगाल में हम लोग देख रहे हैं कि 45 लाख से ज़्यादा। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। हमारी बंगाल के सेक्रेटरी का नाम है मोहम्मद सलीम। अभी जब इलेक्टोरल रोल में आया मोहम्मद सलीम अवस्थी, तो मैंने सलीम कॉमेंट को कहा कि अभी हम आपको पंडित जी बुलाना शुरू करें क्या? मतलब इनका जो हड़बड़ी है, हाँ ये लाखों लोग जो है उनके नाम काट दिया है। हाँ, जो बिहार में हुआ वही बंगाल में रिपीट हो रहा है। नहीं सिर्फ बंगाल में, ये सब जगह, जहाँ पे 12 जगह पे चल रहा है। अभी जहाँ पे देखिए, हम भी कहते हैं आप इलेक्टोरल लिस्ट को ठीक ठाक कीजिए, हाँ है ना? हाँ लेकिन जो आपने रास्ता चुना, जो आपने मापदंड बनाया, उस रास्ते और मापदंड से आप वोट कटवा रहे हैं। आप वोट की इलेक्टोरल रोल की शुद्धिकरण नहीं हो रही। बीजेपी के लिए आप ज़रूर काम कर रहे हैं, बीजेपी होकर आप काम कर रहे हैं, ये हकीकत है। पार्लियामेंट में इस इशू को लेकर अपोजिशन का स्टैंड एक जैसा दिख रहा है, पर बाहर जब आता है तो अलग अलग हो जाता है, क्योंकि स्टेट के हिसाब से सबका अपना पॉलिटिकल रोल है, अलग अलग पॉलिटिक्स है। सही है सुप्रिया, सही। तो उस हिसाब से जितनी यूनाइटेड होकर लड़ना चाहिए, थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है क्या? देखिए, बिहार की जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, और उसमें जो साथियों का रिव्यू है, हाँ हमारे साथियों का, एक बात है कि जो शुरुआती दौर में महागठबंधन ने संघर्ष, जन संघर्ष ये सब करके दिया, सीट की बंटवारे में जो आरजेडी के जो प्रयास था कि सबको हम लेकर चले, कुछ दल ऐसे थे उसमें जिन्होंने अच्छा रोल प्ले नहीं किया। मुख्यमंत्री का नाम जितना जल्दी ऐलान होना चाहिए था, कुछ दलों के कारण वो नहीं हुआ, तो मुझे लगता है वो दिखा भी। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ वोट की परसेंटेज से आरजेडी या हमारे गठबंधन का वोट का नहीं कम हुआ, हमारा वोट ज़्यादा कम नहीं हुआ। बीजेपी का जो बढ़ा है, जो इंडिपेंडेंस वोट थे, वो उन्होंने लिया। तो उससे क्या होता है, पैसा का भी एक बहुत बड़ा खेल रहा है बिहार में, बहुत बड़ा खेल। मैं आपको साफ सच बता रही हूँ, मजदूर वर्ग की पार्टी कहाँ 10,000 करोड़, कहाँ 12,000 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड में लिया। अभी पता चला कि टाटास को इन्होंने सेमीकंडक्टर की 3 यूनिट दिए, हाँ फरवरी में दिया, और अप्रैल में उनका लाइसेंस आ गया। हाँ, तो इसके और 800 करोड़ रुपया उन्होंने बीजेपी को फंड दिया। तो ये स्लोगन आता है, इलेक्ट्रल स्लोगन आता है कि हमें दो और हमसे लो, क्विड प्रो को। एग्जैक्टली, हमसे ले लो सेमीकंडक्टर यूनिट और हमें दे दो
800 करोड़। अब कोई गरीब पार्टी ऐसे मैदान में क्या करेगी? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो तो सही है, पर इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर करप्शन भी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बात गया, जो हुआ, पर किसी ने मना तो नहीं किया कि इस फंड को यूज़ मत करो। वो सही रास्ता नहीं था, किसी ने तो मना नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को बंद करना चाहिए था ना, वो पूरा फंड जो मिला था। हाँ। उसको जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर करते ना तब पता चलता। हमने कहा स्टेट फंडिंग कराओ, हमारी डिमांड है स्टेट फंडिंग करो। ये कॉर्पोरेट से पैसे क्विड प्रो को लेकर आज पूरी नीति हमारी कहाँ जा रही है? ये कम्युनल कॉर्पोरेट रिजीम की जो हम लोग कहते हैं ना कि ये कम्युनल एक तरफ और कॉर्पोरेट एक तरफ, ये दोनों का मेल है बीजेपी सरकार। तो इलेक्ट्रल रिफॉर्म के ऊपर इतना घंटा चर्चा हुआ, उसमें स्टेट फंडिंग के ऊपर तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। होना चाहिए, ऊपर से बात हुआ, जो बाहर ये होता मैं था। आपसे सहमत हूँ। हाँ। ये सिर्फ SIR का सवाल नहीं है। हाँ। इसमें और बहुत सारे मुद्दे हैं। एग्जैक्टली। वंदे मातरम को लेकर अभी जो बात 10-12 घंटा उसके ऊपर चर्चा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ। हाँ। जो हमने पूरा सुना और जो हम समझ पाए, देखो बीजेपी आज़ादी के संघर्ष में ब्रिटिश के साथ थे, इसमें तो सब जानते, इसमें तो मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। उनके लोग माफ़ी मांगने में 1 नंबर रिकॉर्ड उनका है। अब उस इतिहास को तोड़ मरोड़ करके अगर वो नहीं चलते हैं तो जो भी वो बात करते हैं कौन मानेगा? इसलिए इतिहास को कैसे तोड़ मरोड़ करें? अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो एक समझ थी वंदे मातरम को लेकर, जो शुरुआती दौर में सभी जानते हैं, जो इतिहास जानते हैं, वो पहले 2 स्टैंजास ही हैं जो लोगों को प्रेरित करके पूरा बंगाल को एक कर लिया। जो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो गीत गाते थे। लेकिन इन लोगों ने कैसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, तो शर्म की बात है ना। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा बोलकर बोला गया। इनकी कोई सभ्यता थोड़ी है। ओके। और एक बात, जितना पोलराइज्ड हो चुका है पॉलिटिक्स, उसमें जितना व्यवधान आ गया, जितना मतलब संप्रदायों के बीच में जो खाई हो चुका है, जो किया जा रहा है, उसको भरने के लिए जो कोशिश हो रही है वो पर्याप्त है? बिल्कुल। देखो मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है? अगर आप खुद ही धर्म के मैदान पर पॉलिटिक्स करोगे और कहोगे एक धर्म की कट्टरपंथी हम नरमपंथी बनकर हम काटेंगे, ये कभी आप सफल नहीं हो सकते, नेवर। आप धर्म को राजनीति का हथियार आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? लेकिन आप भी अगर जब मंदिर में जाके फोटो खिंचवा के कहोगे कि भाई मैं भी हिंदू हूँ और मैं भी जनेऊ पहनता हूँ, तो आप उनके मैदान में खेल रहे हैं। हमारी बिल्कुल साफ बात है, धर्म और राजनीति अलग रखिए। लेकिन अगर आप मामला है, घर में ही रखिए धर्म की बात। घर में आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, आप पूजा तो अरे सदियों से कर रहे हैं। हाँ। अब दलालों बीच में आके कर रहे हैं कि हम तुम्हें सही पुण्य बनाएंगे, क्या मतलब है इसका? और एक बात पूछना चाहूँगी, आप नीतीश कुमार जी का जो अभी हाल ही में जो हुआ है, जो किसी का हिजाब खींचने का जो तस्वीर आया है, सब पूरा देश देखा, उसके बारे में क्या? मैं आपको बता रही हूँ, ये वो नीतीश कुमार नहीं है जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में थे। आज वो नीतीश कुमार है जो बीजेपी का हथियार बन चुका है। वो नीतीश कुमार है जिसके हाथ एक औरत की हिजाब पर जा सकता है। वो नीतीश कुमार नहीं है जो कभी समाजवाद जिंदाबाद के नारा देते हैं। आज वो नीतीश कुमार है जो हिंदुत्ववादी जिंदाबाद का नारा दे रहे हैं। इसलिए वो नीतीश कुमार कतई नहीं है जिस नीतीश कुमार को हम सब इज्जत करते थे। आज वो नीतीश कुमार एक बन गया है इंस्ट्रूमेंट बीजेपी के हाथ में। तो क्या हुआ होगा जो इस तरह का काम वो? अब मैं तो कह नहीं सकती हूँ। अगर वो बीमार हालात में हैं तो उनको मुख्यमंत्री रहना नहीं चाहिए। अगर वो पूरे दिमाग लेकर चल रहे हैं
तो वो नीतीश कुमार नहीं है, ये बीजेपी नीतीश कुमार ब्रांड का बन गया है, ये मैं सिर्फ कह सकती हूँ। ओके, देश में हर रोज़ कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट का केस सबसे ज़्यादा है और बढ़ रहा है टाइम के साथ, छोटे बच्चों से लेकर एज्ड वुमेन तक। तो उसके बारे में आपका क्या, हम लोग क्यों इस चीज़ को कर्व नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लिमिट नहीं कर पा रहे नंबर ऑफ केसेस को? मैंने इसको बहुत स्टडी भी करने का प्रयास किया और मैंने किताब भी लिखे कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन इन द एरा ऑफ हिंदुत्व। मैं आपको बता रही हूँ, जब एक वातावरण बनाया जाता है सरकार की तरफ से कि हम सिर्फ वो सेक्सुअल असॉल्ट केस को केस मानते हैं जब औरत हिंदू हो और बलात्कारी मुसलमान हो, तब वो वायलेंस है। और जब एक उच्च जाति के आदमी एक दलित औरत हाथरस जैसे कुकरती है, तब औरत गलत है। औरत खेत में क्यों काम करने गई है, औरत ने अट्रैक्ट किया है। तो जब ये सांप्रदायिकपन अगर आता है वायलेंस में, और अगर सत्ता की तरफ से एक ऐसे कल्चरल वातावरण बनाया जा रहा है, तो फिर औरत की अपनी शरीर, औरत की अपनी इज्जत, औरत की अपनी सुरक्षा, वो सब सीमित हो जाता है। कैसे सीमित होता है? मैं क्यों बाहर जाऊँ शाम को, मैं क्यों नहीं घर में हूँ, अगर मैं बाहर जाऊँ तो कसूर मेरा है। ये सारा कुछ जो बना हुआ है और जो टिप्पणियाँ हो रहे हैं, मतलब जो राजनेता टिप्पणी करते हैं वो और भी निचले स्तर की पूरा पॉलिटिक्स। लास्ट कमेंट चाहूँगी आपसे। अब बहुत बार उड़ीसा आए होंगे, उड़ीसा को बहुत देखे हैं, जाने हैं, इसका जो सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल जो सिनारियो है, क्या लग रहा है अगर प्रायोरिटी सेट किया जाए तो किस चीज़ के ऊपर उड़ीसा में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? उड़ीसा एक मिनरल रिच प्रदेश है। उड़ीसा की डेवलपमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल करे, क्या करे, लेकिन आज मिनरल्स का लूट हो रहा है और पूरा माइनिंग इलाके में अगर आप देखते हैं, पूरा कंपनी राज चल रहा है, अडानी का राज चल रहा है। वहाँ कोई नियम नहीं, कोई कुछ नहीं। उड़ीसा की डेवलपमेंट मिनरल्स के ऊपर है, लेकिन सबसे अमीर गांव के जहाँ मिनरल रिच है, वहाँ सबसे गरीब लोग रहकर और भी गरीब। तो पहला पॉइंट ये है, रॉयल्टी जो मिल रहा है, जो मिनरल्स की जो धन है उड़ीसा में, उसका फ़ायदा अगर वहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है तो फिर उड़ीसा कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट है उड़ीसा की संसाधनों को जनता के लिए कैसे इस्तेमाल करें। दूसरी बात है आदिवासी, दलित, महिलाएं, जो ये सारे समुदाय हैं, उनके लिए आज प्राइवेटाइजेशन के युग में कितना मुश्किल हो रहा है हम जान रहे हैं। सब कर्जा में डूबे हुए हैं। अब आप सुभद्रा नाम कर कोई 5,000 10,000 रुपया देकर बाकी 365 दिन लूट करोगे, तो मुझे तो खुशी है कि हमें 10,000 रुपया मिल रहा है, लेकिन जो मेरे जेब से 1 लाख रुपया का लूट हो रहा है वो क्या होगा? तो ये जो पॉलिटिक्स अब बन गई है ना उड़ीसा की, और डबल इंजन सरकार आने के बाद 36,700 केस महिलाओं के अत्याचार के बढ़ गए हैं। कन्विक्शन रेट नहीं हो रहा है। ये बहुत इतना सारा कुछ हो रहा है जो जिसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर सिविल सोसाइटी का स्पेस इतना कम क्यों हो रहा है दिन ब दिन? ये जब जनवादी कम हो रहा है, जब जनवादी अधिकार कम हो रहे हैं, और जब सुप्रिया जैसे एक बेबाक महिला जो इतनी हिम्मत करके कर रही है, आप कर सकते हैं, आपको परिवार भी बैकिंग होगी, आपकी अपनी कमिटमेंट भी है समाज के लिए, लेकिन आम लोग जो आज का वातावरण है, डिसिडेंट्स के ऊपर केस लगाना, गिरफ्तार करना, फालतू चीज़ें करना, बदनाम करना, ट्रोलिंग करना, ये हिंदुस्तान के जनवादी प्रणाली के लिए बहुत ही आपकी पार्टी की उड़ीसा चैप्टर पॉलिटिकली काउंटर करने के लिए कितना सक्षम है यहाँ पे? अभी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे नए सेक्रेटरी अभी सुरेश पाणिग्राही बने हैं, हमारे बहुत सारे नौजवान आए हैं, महिलाओं में हमारी बहुत अच्छी टीम है। तो पुराने और नए, नवीन और प्रवीण सब मिलकर
अभी हमारा प्रयास है और निश्चित रूप पर हमारी पार्टी भी मजबूत होगी और जनवादी आंदोलन भी मजबूत होगा और आपका आवाज़ और भी मजबूत होगा, ये मैं कहती हूँ। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहेंगे कि और एक बार अच्छे से इंटरव्यू हो। ये बात खराब हुई क्या? नहीं, खराब नहीं, और ज़्यादा वास्ट टॉपिक में आपसे बहुत कुछ बात करनी थी, फिर भी आपने इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आलोचना करुले वरिष्ठ राजनेत्री बृंदा करात सह अल्प किछि प्रसंग आम चर्चा करिछि, किंतु से अल्प प्रसंग भी बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा कहिसेंती, जहाँ आपण मानक पई निश्चय भल वार्ताटी पहुँचेब। स्वतंत्र आलोचना को ये रखुछि। नमस्कार।